इसकी गति। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे थे कि शंट और कंपाउंड का स्पीड नियंत्रण कैसे करते हैं, और हमने पहली विधि को अच्छे से पढ़ लिया था, और वो हमारी क्या थी? आर्मेचर नियंत्रण, है ना? कौन सी थी? आर्मेचर नियंत्रण। मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ करा देता हूँ। देखो, आर्मेचर नियंत्रण जो शंट के लिए थी, उसमें भी अपन क्या करते थे बेटा? स्पीड बेस पर लागू नहीं होता, नहीं नहीं होता तो नहीं होता, ठीक है? अब ध्यान रखना बेटा, ये नियंत्रण कैसे करते हैं, और हमने पहली विधि को अच्छे से पढ़ लिया था, और वो हमारी क्या थी? आर्मेचर नियंत्रण, है ना? कौन सी थी? आर्मेचर नियंत्रण। मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ करा देता हूँ। देखो, आर्मेचर नियंत्रण जो शंट के लिए थी, उसमें भी अपन क्या करते थे बेटा? स्पीड बेस गति से नीचे की गति को प्राप्त करते थे, ठीक है? अब देखना, ये शंट है, तो बेटा यहाँ पर मैं क्या लगाता था? एक परिवर्तित प्रतिरोध लगाता था, बिल्कुल, और यहाँ क्या होता था मेरा? आर्मेचर, ठीक? और यहाँ क्या है बेटा? आपकी फील्ड, आरएसएच। अब देखो, बेटा इसकी गति जो होती है ना, इसकी गति, ओहो! बेटा इसकी जो आपकी गति होती है ना, ये रहा। मुझे देखो, इसकी गति को हम हमको क्या किए बेटा? आर्मेचर में कम होती है, तो यानी कि ये क्या है? ईबी अपॉन फाई, यानी कि फाई के मान को क्या करना पड़ेगा बेटा? बढ़ाना पड़ेगा। अब ये फाई शंट तब बढ़ेगा बेटा, जब मेरी शंट धारा बढ़ेगी। मानते हो कि नहीं? हाँ। तो यानी कि शंट धारा को बेटा यहाँ से बढ़ानी है, तो स्वाभाविक सी बात है मेरा, यहाँ से जो धारा जा रही है ना, आर्मेचर धारा, इसको कम करनी पड़ेगी, है ना? इस धारा को कम करने के लिए बेटा, धारा तब कम होगी जब क्या होगा बेटा? प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा। तो बेटा इसलिए मैं क्या लगाता हूँ? परिवर्तित प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध ज्यादा, तो यहाँ पर धारा क्या होगी बेटा? कम, तो सारी धारा यहाँ से निकल जाएगी, और बेटा यहाँ से फ्लक्स बढ़ेगा, तो स्पीड कम हो जाएगी। समझ में आया? बिल्कुल आ गया। अब बेटा दूसरा मेथड पढ़ते हैं, कौन सा? फील्ड नियंत्रण विधि, ठीक है? आओ आराम से बेटा, ये भी बेहद आसान है, डोंट वेरी, है ना? बेटा इसका यूज पूछता है तो ध्यान रखना, ये जो आर्मेचर शंट नियंत्रण है ना बेटा, इसका प्रयोग कहाँ करते हो? तो इसका प्रयोग आप करते हो ट्रेन में, हॉइस्ट में। हॉइस्ट होते हैं ना बेटा, जो सामान वगैरह को उठा के उधर उधर ले जाते हैं, वो हॉइस्ट में करते हैं, करते हैं बेटा। ये सीधा पूछता है, तो ये नाम याद रखना। तो ये कौन सी विधि का प्रयोग करते हो बेटा? ट्रेन और हॉइस्ट में आर्मेचर नियंत्रण विधि का प्रयोग करते हो, ठीक है? ध्यान रखना बेटा। चलिए, पहला आपके हो गया कंट्रोल, ठीक है? या वापस लिख देता हूँ, चलो। आर्मेचर नियंत्रण विधि का प्रयोग, विधि का प्रयोग ट्रैक्शन, यानी कि ट्रेन, हॉइस्ट इत्यादि में करते हैं, हॉइस्ट इत्यादि में करते हैं, इत्यादि में करते हैं, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बेटा आपका दूसरा मेथड आता है, वो आता है शंट फील्ड नियंत्रण विधि। दूसरी कौन सी आती है? शंट फील्ड नियंत्रण विधि। तो लिखो बेटा, बी शंट फील्ड, या अलग पेपर पे लिखना, चलिए। तो बी शंट फील्ड नियंत्रण विधि, बताओ किसके लिए होगी? तो किसके लिए होगी बेटा? शंट तथा कंपाउंड के लिए, और शंट डाइवर्टर सीरीज के लिए। ध्यान रखना बेटा, ये दोनों चीजें अलग अलग है ना? हाँ, ठीक। अब देखो, इसमें क्या होता है बेटा? शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में फ्लक्स परिवर्तित कर हम क्या कर सकते हैं? गति को परिवर्तित कर सकते हैं। तो लिखो बेटा, इस विधि में शंट फील्ड शंट फील्ड के फ्लक्स के मान को परिवर्तित कर, या फ्लक्स के मान को बेटा क्या करके? परिवर्तित करके क्या करते हैं बेटा? गति नियंत्रण करते हैं, गति नियंत्रण करते हैं। पहला क्वेश्चन। अच्छा, तो सर इसमें गति नियंत्रण होता क्या है बेटा? नाम क्या है? फील्ड। तो बेटा क्या होगा? बेस गति से ज्यादा पर। तो क्या लिखोगे बेटा? इसमें क्या करते हैं बेटा? इसमें लोड रहित अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक सामान्य की अपेक्षा अधिक गति प्राप्त की जा सकती है। इसमें कहां से कहां तक बेटा? नो लोड से पूर्ण लोड तक, पूर्ण लोड तक, यानी कि जीरो से लेके
और पूर्ण लोड तक तक बेटा क्या किया जा सकता है? सामान्य गति सामान्य गति सामान्य गति यानी कि बेस गति से ऊपर की गतियों पर से ऊपर की गति पर ऊपर की गति पर क्या प्राप्त हो सकता है बेटा? गति नियंत्रण प्राप्त हो सकता है। गति नियंत्रण यानी कि स्पीड रेगुलेशन प्राप्त हो सकता है। गति नियंत्रण प्राप्त हो सकता है। ठीक है? ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान में रखना। ठीक है? अब इसमें होता क्या है? इसमें कुछ नहीं है बेटा। जैसे-जैसे क्या होगा बेटा, फील्ड का प्रतिरोध बढ़ेगा, तो बेटा उसमें क्या होगी? धारा कम जाएगी। धारा कम जाएगी तो फील्ड कम होगा और बेटा क्या होगा? धारा आपका स्पीड बढ़ जाएगी। तो लिखो बेटा। अभी मैं समझाऊँगा बेटा, डोंट वरी। इस विधि में इस विधि में जैसे-जैसे जैसे-जैसे फील्ड प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? बेटा इस प्रतिरोध की मदद से। फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, चर प्रतिरोध यानी कि परिवर्तित प्रतिरोध है ना, चर प्रतिरोध के माध्यम से बढ़ेगा। प्रतिरोध के माध्यम से बढ़ेगा, माध्यम से बढ़ेगा। बेटा क्या होगा? फील्ड से धारा का मान कम हो जाएगा। फील्ड से धारा का मान धारा का मान क्या होगा बेटा? कम होगा। कम होगा और बेटा इस फील्ड से जैसे ही धारा का मान कम होगा तो क्या होगा बेटा? फ्लक्स, इससे फ्लक्स कम जनरेट होगा। इससे फील्ड फ्लक्स भी कम होगा। फील्ड फ्लक्स कम होगा और बेटा फील्ड फ्लक्स से कम होने से क्या होगा? जिससे गति बढ़ जाएगी। जिससे गति बढ़ेगी। अभी बताता हूँ बेटा। जिससे गति बढ़ जाती बढ़ जाती देखो मैं बताता हूँ बेटा, 2 मिनट रुको। देखो क्या किया है मैंने, आराम से देखना बेटा। पहले इसका चित्र देखो, फिर सारी चीजें आपको समझ में आएगी। सबसे पहले क्या बनाओ बेटा? आर्मेचर बनाओ। ये मैंने आर्मेचर बना दिया। ठीक है? अब ये शंट है कि सीरीज? बेटा शंट मोटर है, बहुत सही। यहाँ पर वोल्टेज है, क्यों? क्योंकि ये मोटर है, बहुत सही। यहाँ से आर्मेचर धारा जा रही है, बहुत सही। यहाँ पर बेटा प्यार से क्या लगा दो? एक शंट लगा दो। ये सर मैंने आपके कहने से लगा दिया एक शंट, है ना? इस शंट में कौन सी धारा जाएगी? ISH जाएगी। ठीक है? अब देखना बेटा गौर से। ठीक है? अब यहाँ से जो धारा आ रही है बेटा, वो कहाँ जाएगी? IA और ISH। यानी कि मैं कह सकता हूँ I मेरा क्या है बेटा? कांस्टेंट है और ये किसके मान के बराबर है? ISH प्लस IA के बराबर। बोलो चीजें समझ में आई? आई। अब देखो बेटा, ये विधि का नाम क्या है? इस विधि का नाम क्या है बेटा? शंट फील्ड नियंत्रण विधि। तो बताओ प्रतिरोध कहाँ लगाओगे? शंट फील्ड में लगाओगे, तो लगा दो। तो मैंने क्या किया, इस शंट को बोला भैया तू थोड़ा सा नीचे खिसक, यहाँ पर मुझे एक प्रतिरोध लगाना है। तो ये क्या हो गया बेटा? RSH, और ये वो प्रतिरोध है बेटा जो नियंत्रण के लिए होगा। और ये वेरिएबल है, तो बेटा इसको वेरिएबल को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है? तो ये है चर प्रतिरोध। चर प्रतिरोध। अब देखना बेटा, गौर से देखना। ठीक है? बहुत सही। आई तो मेरा कांस्टेंट है ना? आई मेरा कांस्टेंट है। अच्छा, इस गति का प्रयोग बेटा, इस मोटर का प्रयोग बेस गति से ऊपर की गति को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है? अब लिखना बेटा, जैसा कि हमें ज्ञात है इस विधि का प्रयोग बेटा क्या होता है? बेस गति से ऊपर की गति पर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऊपर की गति नियंत्रण के लिए किया जाता है। गति नियंत्रण में होता है। होता है कि नहीं? अब देखना बेटा, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अब आप एक चीज और जानते हो। आप क्या जानते हो बेटा? हम जानते हैं कि देखो, आप क्या जानते हैं? सर आप ये जानते हैं जो आपकी गति होती है n, वो क्या होती है बेटा? बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है और फ्लक्स की क्या होती है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होती है। बोलो हाँ। हाँ। अब देखो ये जो फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स क्या है? शंट का प्रतिरोध है। क्या है? शंट का है। अब मुझे क्या करनी है बेटा? गति को बढ़ानी है। तो स्वाभाविक सी तौर पर मुझे फ्लक्स के मान को कम करना पड़ेगा। अब ये फ्लक्स का मान कब कम होगा?
जब फ्लक्स का मान कब कम होगा, जब मेरा फ्लक्स का मान कब कम होगा साथियों, जब मेरे शंट का मान क्या होगा साथी, कम होगा। अब शंट का मान कम करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ प्रतिरोध लगाओगे। तो देखो साथियों, यहाँ पर मैंने क्या किया, इस प्रतिरोध के मान को बढ़ा दिया। अब देखो जैसे ही मैं शंट के अंदर प्रतिरोध का मान बढ़ाऊंगा, तो बेटा मेरा क्या हो जाएगा, वहां से जहां से आपको पता है प्रतिरोध को दुश्मनी होती है धारा से, तो देखो बेटा I बराबर क्या होता है, V अपॉन आर। जैसे ही आर बढ़ाया तो बेटा शंट की धारा घट गई। अब शंट की धारा घटी तो बेटा फ्लक्स घट गया, और फ्लक्स घटने से बेटा स्पीड यकायक तौर पर क्या हो गई, क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। और यही बेटा इसका क्या होता है, नियम होता है। ठीक है, क्योंकि ये तो मेरा क्या था, ये तो मेरा क्या था, ये तो मेरा क्या है, इसको मैंने कम किया तो बेटा फ्लक्स भी मेरा कम हो गया। ठीक है, तो इससे बेटा क्या होता है, इस विधि का प्रयोग क्या होता है, इस विधि का प्रयोग बेटा क्या होता है, शंट में प्रतिरोध को बढ़ाकर क्या किया जाता है, फ्लक्स को कम करके स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। समझ गए, बिल्कुल सर समझ गए। ठीक है, हाँ। अब देखो, वैसे तो फील्ड बेस गति से बेटा क्या होता है, ऊपर ही होता है, तो बेटा इस विधि में भी क्या होता है, ऊपर की गति से नियंत्रण होता है। ठीक है, अब ये यूज कहाँ होती है, तो बेटा लिखना इसका प्रयोग, बेटा बहुत अच्छे से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बस पूरा फोकस यहाँ रखना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान रखना बेटा, यह विधि क्या होती है, सस्ती होती है, सरल होती है और उच्च गति प्राप्त करने के लिए होती है। तो यह विधि बेटा आपकी क्या होती है, सस्ती होती है। ठीक है, उसके अलावा बेटा क्या होती है, सरल होती है, सरल होती है, और बेटा क्या होती है, तथा उच्च गति प्राप्त करने के लिए होती है, उच्च गति प्राप्त करने के लिए होती है, प्राप्त करने के लिए होती है, करने के लिए होती है। तो बेटा इन तीनों चीजों को अच्छे से समझना, आपका ये स्पीड रेगुलेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो बेटा, ये तो थे आपके स्पीड रेगुलेशन के मेथड। अब बेटा आप वो चीज समझेंगे कि वर्तमान में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे अलग अलग विधियां आ रही है। जैसे एससीआर, एससीआर होता है ना, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, बेटा उससे भी स्पीड कंट्रोल होती है। वार्ड लियोनार्ड से भी होती है, क्योंकि हमें समझाना है और कार्य अच्छा करना है ना। लेकिन अपन उनका नाम लिखेंगे, और जो वार्ड लियोनार्ड मेथड है ना बेटा, उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आओ। तो वर्तमान में कुछ अन्य विधियां भी प्रचलित में है, तो बेटा ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान में रखना। वर्तमान में कुछ कुछ अन्य विधियां, अन्य विधियां विधियां किस लिए बेटा, जो जो गति नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है, गति नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होती है। तो उनका नाम पूछा जाता है बेटा, तो ध्यान रखना प्रयुक्त होती है, सिर्फ नाम पूछा जाएगा, डोंट वेरी, होती है। अब वो कौन कौन सी होती है, आप आईटीआई में हो तो बेटा नाम तो आपको ध्यान होना ही चाहिए। ठीक है, तो लिखो बेटा, ये किसी पर भी लागू हो सकती है, इसके लिए कोई बॉदरेशन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला क्या होगा बेटा, वार्ड लियोनार्ड मेथड, पहला क्या होगी बेटा, ये तीनों के लिए होगी, ध्यान रखना, है ना, मतलब तीनों ही मोटरों के लिए ये सारी विधियां काम करेगी। वार्ड लियोनार्ड, वार्ड लियोनार्ड, लियोनार्ड गति नियंत्रण, गति नियंत्रण। ठीक है, बहुत से। उसके अलावा बेटा और क्या होती है, जो आपकी एससीआर की होती है, उसको क्या बोलते हैं, थायरिस्टर द्वारा, यानी कि एससीआर, एससीआर नियंत्रण बेटा इसी को बोला जाता है थायरिस्टर नियंत्रण विधि। ऐसे लिखो बेटा इसको, थायरिस्टर यानी कि एससीआर नियंत्रण, नियंत्रण विधि। ठीक है सर, ये वही एससीआर वाली है, बिल्कुल बेटा वही है। ठीक है, उसके अलावा आप देखो, एसी से डीसी नियंत्रण, है ना, तो बेटा ये विधि का नाम भी ध्यान रखो। तीसरी विधि क्या है, क्योंकि अपने को डीसी मोटर ही चलानी है, तो बेटा इस विधि को कहते हैं एसी से डीसी, एसी से डीसी ड्राइव नियंत्रण, यानी कि ड्राइव कंट्रोल विधि, ड्राइव ड्राइव कंट्रोल विधि। ये सिर्फ नाम ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखो। ठीक है, उसके अलावा बेटा कौन सी होती है बताओ, एसी से डीसी होगी, अब एक विधि वो भी होगी, जैसे कि चॉपर वाली डीसी से डीसी नियंत्रण विधि। अगली क्या होगी बेटा, डीसी से
डीसी नियंत्रण नियंत्रण विधि, ठीक है, इसको कहते हैं बेटा डीसी से डीसी नियंत्रण विधि। अब देखो बेटा, ये चारों विधियां वर्तमान में प्रचलित है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की अपन चर्चा करते हैं, तो ध्यान रखना बेटा। ये चारों ही विधियां वर्तमान में होती है, लेकिन बेटा अपने को एग्जाम में किसके बारे में पूछता है? वार्ड लियोनार्ड के बारे में पूछेगा। ये नाम पूछेगा तो नाम बता देना, थायरिस्टर विधि, वार्ड लियोनार्ड, एसी से डीसी और डीसी से डीसी, है ना बेटा? डीसी से एसी नहीं लिखा हुआ है, डीसी से डीसी, क्योंकि ये डीसी मोटर की विधि है ना? हाँ। तो बेटा इसमें आपको एक विधि के बारे में विस्तार से पूछता है, उसका नाम क्या है? वार्ड लियोनार्ड विधि। पढ़े? चलो बेटा, अब अपन पढ़ते हैं वार्ड लियोनार्ड विधि। अब अपन क्या पढ़ेंगे? वार्ड लियोनार्ड विधि, ये इसी के बारे में पूछता है बेटा। बाकी सबके बारे में नाम सुनेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अन्य के केवल नाम महत्वपूर्ण है, केवल नाम महत्वपूर्ण है, नाम महत्वपूर्ण है, ठीक है? ताकि आप में से कोई पीडीएफ देखे ना, तो वो ये नहीं कहे कि सर बाकी कहाँ है, ठीक है? हाँ, वैसे भी तो कुछ होते हैं ना, तो लिखो बेटा। आगे क्या हो जाएगा? वार्ड लियोनार्ड विधि, वार्ड लियोनार्ड विधि। बेटा इसमें जो कह रहा हूं वैसे वैसे याद करना, वही प्रश्न पूछेगा, ध्यान रख लेना, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन है, ये किसके लिए प्रयोग कर सकते हो? तो वार्ड लियोनार्ड से आप शंट, सीरीज तथा कंपाउंड तीनों ही मोटर का गति नियंत्रण निकाल सकते हो। तो बेटा इससे इस विधि द्वारा सीरीज, शंट तथा कंपाउंड तीनों ही तीनों ही मोटर का मोटर का गति नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा वार्ड लियोनार्ड यूज करते हैं सीरीज, शंट, कंपाउंड, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी है ना, ध्यान रखना। प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है? तीनों का ही स्पीड कंट्रोल बेटा बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है? अब बेटा जब अपने पास तीनों विधियां थी, इतनी सारी विधियां हैं, सीरीज की 5, शंट की 2, तो इनकी कहाँ जरूरत हुई? क्योंकि बेटा अपने को उद्योगों पर बड़े पैमाने पर कार्य करना पड़ता है, ऊर्जा की बचत करनी होती है, अतः इस विधि का जन्म हुआ। तो लिखो बेटा, क्योंकि बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर उद्योगों में उद्योगों में काम करने के के लिए वृहत वृहत यानी कि वाइड, वृहत क्या होता है बेटा? वाइड रेंज, वृहद वृहद पैमाने पर गति नियंत्रण आवश्यक है। गति नियंत्रण, कॉमा, कम शक्ति खर्च वाले उपकरणों की जरूरत होती है, कम शक्ति खपत वाली विधियों की जरूरत होती है, वाली विधियों की जरूरत होती है। अतः इसका प्रयोग होता है बेटा, वार्ड लियोनार्ड विधि का प्रयोग होता है, वार्ड लियोनार्ड विधि का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, ठीक है? अब देखना बेटा इसमें इतना फाइन स्पीड कंट्रोल होगा, बड़े पैमाने पर हो जाएगा, 2 आरपीएम से लगभग दुगना आरपीएम तक देखना इसमें हो जाएगा, ठीक है? अब देखो बेटा, इस विधि को सबसे पहले बेटा खोजा किसने था? तो ध्यान रखना बेटा, एक वार्ड लियोनार्ड विधि नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा इसे खोजा गया था। तो लिखना बेटा, इस विधि को ये लिखो, इस विधि को इस विधि को वार्ड लियोनार्ड वार्ड लियोनार्ड
वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया, वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया, खोजा गया था। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। सर इसको यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा इस विधि के द्वारा 2 आरपीएम से दुगने आरपीएम तक, यानी कि कोई 500 में चलता है ना, तो उसको 300 आरपीएम तक गति नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखना बेटा, इम्पोर्टेंट है। इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा क्या होता है बेटा? 2 आरपीएम से, ये नाम ध्यान रखना बेटा, 2 आरपीएम यानी कि रोटेशन प्रति मिनट। आरपीएम का मतलब यहाँ लिख देता हूँ बेटा, जिसको नहीं आता, रोटेशन प्रति मिनट। यानी कि 2 आरपीएम यानी कि रोटेशन प्रति मिनट से दुगने, दुगने आरपीएम यानी कि डबल आरपीएम तक गति नियंत्रण संभव है। तक क्या संभव है बेटा? गति नियंत्रण संभव है। नियंत्रण संभव है, यानी कि मैं 2 आरपीएम यानी कि इतनी कम गति से दुगने आरपीएम यानी कि 1500 है तो 3000 तक गति नियंत्रण प्राप्त कर सकता हूं। बोलो समझ गए? हाँ बेटा, अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर लिख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि इस विधि में कितनी मशीन प्रयोग की जाती है। तो बेटा बोलना, इस विधि में कुल कितनी होती है बेटा? तो कुल 3 मशीनें प्रयोग में होती है। कितनी बेटा? 3 मशीनें। 3 मशीन प्रयुक्त होती है। ध्यान रखना, 3 मशीन प्रयुक्त होती है। ये तीनों मशीन बताओगे सर? बिल्कुल बताऊंगा, यही तो काम है। होती है, ठीक है। एक होती है इंडक्शन, जो कांस्टेंट स्पीड के लिए होती है। एक होती है डीसी मोटर, एक होती है डीसी जनरेटर। अभी बताऊंगा बेटा। 3 मशीनें प्रयुक्त होती है, ठीक है। हाँ, अब देखो बेटा, इसके अलावा आप क्या ध्यान रखोगे? ये सारे पॉइंट बताऊं। अब 3 मशीन कौन सी? ये इंडक्शन, ये जनरेटर और ये मोटर। बेटा ये क्या होती है? सेल्फ एक्साइटेड होती है। यहाँ वेरिएबल कैपेसिटर, क्या इसके फील्ड को चेंज करने के लिए, ये सब बताऊंगा, डोंट वरी। सबसे पहले बेटा ध्यान रखो, इसके बाद एक चीज और ध्यान रखो, ये लिखो। अच्छा, इस विधि में होता क्या है बेटा? इसमें डीसी जनित्र को 3 फेज इंडक्शन मोटर से चलाया जाता है। अब इसकी कार्यविधि अभी दिखाऊंगा बेटा। इस विधि में जो डीसी जनित्र है, डीसी जनित्र है, यहाँ लिख देता हूँ। 3 मोटर कौन कौन सी होती है? तो लिखना बेटा, एक होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। एक होती है डीसी जनरेटर और एक क्या होती है बेटा? डीसी मोटर, डीसी मोटर। और ये दो, ये क्या होती है बेटा? ये दोनों ही सेपरेटली एक्साइटेड होती है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी बताता हूँ बेटा, चलिए। तो इस विधि में डीसी जनित्र को, भाई डीसी जनित्र क्या होता है? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसको यांत्रिक ऊर्जा देगा कौन? ये 3 फेज इंडक्शन मोटर। इस विधि में डीसी जनित्र को 3 फेज इंडक्शन मोटर से चलाया जाता है। इंडक्शन मोटर से चलाया जाता है, मोटर से चलाया जाता है। अब बताओ, इसे 3 फेज इंडक्शन मोटर से ही क्यों चलाया? सोच के बताओ, ठीक है। देखो, 3 फेज से चलाने का मतलब क्या है? ताकि कांस्टेंट स्पीड प्राप्त करना, क्योंकि ये लगभग स्थिर गति से होता है। लिखना बेटा, इसे 3 फेज आईएम यानी कि इंडक्शन मोटर द्वारा इसलिए चलाया जाता है, इसलिए चलाया जाता है, जाता है, ताकि क्या हो बेटा? ताकि, ताकि सदैव क्या प्राप्त हो मुझे? लगभग स्थिर गति प्राप्त हो, ताकि लगभग स्थिर गति प्राप्त हो, ताकि सदैव लगभग स्थिर गति प्राप्त हो, क्योंकि इंडक्शन मोटर स्थिर गति से चलती है कि नहीं? चलती है। स्थिर गति प्राप्त हो। समझ गए? ये पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखो, इस डीसी जनरेटर का आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए बेटा क्या करते हैं? मोटर
को देते हैं। इस डीसी जनरेटर को नियंत्रित करने के लिए एक प्रतिरोध लगाते हैं और उस नियंत्रित आउटपुट को किसको देते हैं बेटा? मोटर को देते हैं। क्या लिखेंगे? बेटा डीसी जनरेटर के आउटपुट को सीधे नियंत्रित मोटर को दे दिया जाता है। तो लिखो बेटा, इस डीसी जनित्र, अब डीसी जनित्र क्या करेगा? जनरेट करेगा ईएमएफ। डीसी जनित्र का नियंत्रित आउटपुट, अब आप पूछोगे ये नियंत्रित किससे करोगे? तो बेटा यही तो है, ये देखो नियंत्रित, ये देखो है ना। हाँ, तो इस डीसी जनित्र का नियंत्रित, या इसको कह दो बेटा रेगुलेटेड, किससे बेटा? रियोस्टेट से, चर प्रतिरोध से, चर प्रतिरोध से रेगुलेटेड यानी कि चर प्रतिरोध से नियंत्रित आउटपुट, अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस डीसी जनित्र का, इस डीसी जनित्र का नियंत्रित, नियंत्रित किससे बेटा? उससे चर प्रतिरोध द्वारा, प्रतिरोध द्वारा इस डीसी जनित्र का नियंत्रित आउटपुट किसको दिया जाता है? मोटर को दिया जाता है। एक एक चीज लिखाऊंगा बेटा, ध्यान रखना, नियंत्रित आउटपुट मोटर को दिया जाता है। कौन सी मोटर को? डीसी मोटर को। डीसी मोटर को दिया जाता है, को दिया जाता है, ठीक है। अभी बताऊंगा बेटा कैसे दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, अब जिस डीसी मोटर को नियंत्रित करना है उसके फील्ड को बेटा क्या करेंगे? सेपरेटली एक्साइटेड करेंगे, तथा अब अल्टीमेटली मेरा काम क्या है? मोटर को नियंत्रित करना। तो तथा तथा जिस डीसी मोटर को नियंत्रित करना है, जिस डीसी मोटर को, मोटर को नियंत्रित करना है, नियंत्रित करना है बेटा, क्या होगा? उसके फील्ड को सेपरेटली एक्साइटेड करेंगे, उसके उसके फील्ड को, फील्ड को बेटा क्या किया जाएगा? पृथक उत्तेजित किया जाएगा, यानी कि सेपरेटली एक्साइट किया जाएगा। पृथक उत्तेजित करते हैं, बताओ किससे करोगे? अरे जनरेटर से। उच्छेदित, उच्छेदित, पृथक उत्तेजित करते हैं, ठीक है। अभी बेटा पूरा बताऊंगा, डोंट वेरी, डोंट वेरी, ठीक है। इसको पढ़ो। ठीक है। हाँ, नियंत्रण का यह कार्य बेटा, नियंत्रण के इस कार्य के लिए क्या लगा होता है बेटा? जनित्र में या जनित्र से क्या लगा होता है? चर प्रतिरोध, चर प्रतिरोध, तथा एक क्या लगा होगा? चेंज ओवर स्विच। याद आया? चेंज ओवर, बिल्कुल चेंज ओवर स्विच लगाते हैं, चेंज ओवर स्विच द्वारा करते हैं। दोनों में से एक लगा दो, है ना। स्विच, चेंज ओवर स्विच लगाते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी फील्ड को कितना उत्तेजित करना है उसके लिए चेंज ओवर या फिर पृथक स्विच लगाएंगे। बताऊंगा बेटा, डोंट वेरी, पर सब सुनते रहो, ठीक है। अब इस विधि में रियोस्टेट द्वारा जनित्र की जनित्र की उत्तेजना को बेटा क्या किया जाता है? शून्य से लेके और अधिकतम के बीच में परिवर्तित करके क्या किया जाता है बेटा? कार्य कराया जाता है। अब सारा कार्यक्रम जनित्र से हो रहा है। अब डीसी जनित्र, जनित्र को क्या करूंगा बेटा? इस डीसी जनित्र की फील्ड को शून्य से, शून्य से अधिकतम तक परिवर्तित कर, अधिकतम तक परिवर्तित कर, परिवर्तित कर क्या करते हैं बेटा? गति नियंत्रण करते हैं। किसका? मोटर का। कर मोटर की गति का नियंत्रण करते हैं, मोटर की गति का, अभी समझाऊंगा बेटा, गति का नियंत्रण करते हैं। तो आप बोलोगे सर इसकी दिशा कैसे करेंगे? तो दिशा बेटा चेंज ओवर स्विच से नियंत्रण करते हैं, करते हैं। साथ ही
करते हैं। साथ ही बेटा मोटर की दिशा को किससे चेंज करते हैं? चेंज ओवर स्विच से। बहुत सही। साथ ही मोटर की दिशा बेटा किससे? चेंज ओवर स्विच द्वारा परिवर्तित करते हैं। चेंज ओवर स्विच द्वारा परिवर्तित करते हैं। द्वारा क्या करते हैं बेटा? संचालित करते हैं। समझे? समझे? तो यहाँ से बेटा आपने सारी थ्योरी को पढ़ ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या-क्या लिखा था। ये देखो बेटा, ये है आपका वार्ड लियोनार्ड मेथड। क्या है? वार्ड लियोनार्ड मेथड, है ना? अब देखो, ये वार्ड लियोनार्ड किस में होगा? तो सर ये सीरीज में भी काम आएगा, ये शंट में भी काम आएगा, ये कंपाउंड में भी काम आएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर ये ऊपर की तरफ ये जो लाइन दिख रही है, ये क्या है? ये 3 फेज सप्लाई है? अरे नहीं लाला जी, ये क्या है? ये डीसी मोटर है। तो बेटा क्या चाहिएगा? डीसी सप्लाई। तो बेटा ये दिख नहीं रहा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? तो बेटा ये क्या है? आपकी डीसी सप्लाई है। समझ गए? हाँ, तो ये देखो ये क्या है? ये यहाँ से जुड़ी हुई है, ये इसकी फील्ड जुड़ी हुई है। देखो, आपको किसको इसकी स्पीड कंट्रोल करनी है, तो लिखो बेटा, स्पीड किसकी कंट्रोल करनी है? तो ऐसे हिंदी में लिखो बेटा, इसकी गति नियंत्रण करनी है, इसकी गति कंट्रोल करनी है। किसकी बेटा? मोटर की। अच्छा, इसकी गति को नियंत्रित करने के लिए बेटा काम क्या आएगी? इसकी फील्ड। और दिशा चेंज करने के लिए ये क्या है बेटा? चेंज ओवर स्विच। इसको क्या कहते हैं बेटा? रिवर्सिबल स्विच, या इसी को कहते हैं बेटा चेंज ओवर स्विच। चेंज ओवर स्विच। अभी देखना बेटा सारी चीज समझ में आएगी। अब इस चेंज ओवर स्विच का मतलब क्या है? यानी कि मोटर की गति, यानी कि दुगनी से दुगना जब बढ़ाना घटाना है तो बेटा उसकी दिशा इधर से चेंज होगी। ठीक है, अब देखना बेटा, इसकी फील्ड को ज्यादा कम करना है तो बेटा ये क्या है? नियंत्रण प्रतिरोध लगा हुआ है, ये प्रतिरोध है। ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान है। देखो, अब मुझे बताए जनरेटर क्या करता है? जनरेटर करता है सर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। अब बेटा इसको यांत्रिक ऊर्जा यानी कि घुमाने के लिए ऊर्जा कौन देगा? वो देगा 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कितनी मशीन होती है? तो 1, 2 और 3। तो बेटा इसमें मशीनें कितनी होती है? तो 3 मशीन होती है ना? हाँ। पहला 3 फेज इंडक्शन मोटर क्यों? क्योंकि बेटा ये क्या होती है? कांस्टेंट स्पीड वाली होती है। समझ गए? हाँ सर, कांस्टेंट स्पीड होती है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से इसने इसको घुमाया, घुमाया। अब देखो ये फील्ड है। अब फील्ड से सर आपने क्या बोला था कि ये 2 आरपीएम से दुगने आरपीएम तक गति, यानी कि दुगने आरपीएम तक गति नियंत्रण करती है। तो बेटा कैसे होगा? तो फील्ड को कम ज्यादा करते हो। क्यों? क्योंकि एन समानुपाती क्या होता है मेरा? ईबी अपॉन फाइव। जैसे जैसे फाइव का मान चेंज करोगे बेटा गति कम और ज्यादा हो जाएगी। समझ गए? अब इस फील्ड को बेटा कहां से जुड़ी हुई है? डीसी सप्लाई से। तो डीसी से इसकी फील्ड उत्तेजित हो रही है। ठीक है, अब देखना बेटा आराम से, इस जनरेटर का आउटपुट मैंने किसको दे दिया? मोटर को दे दिया। जनरेटर का आउटपुट मैंने किसको दे दिया? मोटर को दे दिया। और मोटर यहाँ से मस्त चल रही है। समझ गए? तो बेटा ये पूरा कार्यक्रम इसका होता है। और इसकी फील्ड बेटा क्या है? ये देखो, ये क्या है बेटा? इसकी फील्ड अलग से उत्तेजित है। किससे? डीसी से। तो बेटा जब किसी की फील्ड अलग से उत्तेजित होती है तो बेटा क्या बोला जाता है? पृथक उत्तेजित। पृथक उत्तेजित। और बेटा एक बार इस पीडीएफ को मेरे कहने से पढ़ लेना, यकीन दिलाता हूं इस पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन मशीन का और जनरेटर का यही है। ठीक है, आओ अब देखो ये क्या है बेटा? इसकी फील्ड है। ये क्या है? इसकी फील्ड है। इसको भी अलग से उत्तेजित किया है तो बेटा ये भी क्या है? पृथक उत्तेजित है। पृथक उत्तेजित है। ये मेहनत है बेटा, और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, हाँ, केवल बातें नहीं है, काम है ये क्या है बेटा? ये नियंत्रक स्विच है। अब आप पूरी चीजों को एक एक करके पढ़ोगे ना तो आपको कंप्लीट चीजें समझ में आएगी कि आखिर वार्ड लियोनार्ड से हो क्या रहा है। तो बेटा बड़े रेंज पर आपकी गति को 2 आरपीएम से दुगने तक पहुंचाने के लिए बेटा वार्ड लियोनार्ड होता है। इसमें 3 मोटर यूज करते हैं। एक होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर, दो एक होती है जनरेटर, एक होती है मोटर। दोनों की फील्ड क्या होती है बेटा? सेपरेटली एक्साइटेड होती है। इसको क्यों सप्लाई दी है? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड आगे जाए। और बेटा इसकी फील्ड को अलग से उत्तेजित किया गया है। और इसकी आउटपुट को बेटा किसको दिया है? मोटर को दिया है। और मोटर की गति नियंत्रण हो रही है। और दिशा चेंज करने के लिए बेटा क्या लगाया? चेंज ओवर स्विच लगाया है। क्या लगाया है? बहुत सही। ठीक है, तो इससे बेटा दिशा भी चेंज हो सकती है। अब देखो बेटा इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। वार्ड लियोनार्ड बहुत आसान है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब बेटा कुछ चीजें ध्यान रखो। क्या इस विधि में
इसके ऊपर कितना भी लोड लगाओ, यहाँ पर मैंने लोड लगा दिया, इसके ऊपर मान लो ये स्विच है, मान लो यहाँ पर मैंने बहुत सारा लोड लगा दिया, तो क्या इस लोड का कोई लेना देना है? नहीं, यही तो इसकी खूबसूरती है। तो मोटर पे कितना भी लोड लगाओ, ये लोड से स्वतंत्र है। तो लिखो बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना बेटा। क्या लिखोगे? वार्ड लियोनार्ड विधि, लियोनार्ड विधि से विधि से नियंत्रित डीसी मोटर, डीसी मोटर बेटा क्या होता है? लोड से स्वतंत्र होती है। तो बेटा पूर्णतः भार या लोड से स्वतंत्र होती है। पूर्णतः डीसी मोटर पूर्णतः यानी कि पूरी तरह, पूर्णतः भार तथा भार यानी कि लोड से क्या होती है बेटा? स्वतंत्र होती है। इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी भी एग्जाम में छप सकता है। लोड से स्वतंत्र होती है यानी कि आप कितना भी इसमें लोड लगा सकते हो, स्वतंत्र होती है। ठीक है? हाँ, यानी कि इस पे फर्क नहीं पड़ता कि आपने लोड कितना डाला है। क्यों? क्योंकि उसको एक्साइट तो कोई दूसरा कर रहा है ना? हाँ, इसका तो सिर्फ नाम है। ठीक है? समझ गए? हाँ, तो बेटा इस विधि का प्रयोग कहाँ होगा? उद्योगों में, जैसे कि स्टील मिल्स में, एलिवेटर्स में और उद्योगों में, है ना? तो बेटा इस विधि का प्रयोग बेटा कहाँ होगा? एलिवेटर्स में। एलिवेटर होते हैं ना बेटा, एलिवेटर एलिवेटर होता है ना, जैसे अपन कहीं घूमने जाते हैं तो वो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे जाती है ना? लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है तो बेटा उनको कहते हैं एलिवेटर। और क्या होता है बेटा? स्टील मिल, स्टील मिल्स, है ना? आदि जगहों पर होता है, ईटीसी जगहों पर होता है। ठीक है? बहुत सारी जगहों पे। ठीक है? हाँ, ठीक है। और बेटा कहाँ होगा? जहां पर मुझे उद्योगों में कम शक्ति की खपत होगी। अब ऐसा तो नहीं है वार्ड लियोनार्ड को घर पे ही लगा दोगे कि मेरी छोटी सी मशीन की स्पीड कंट्रोल करनी है, नहीं, तो ऐसा नहीं होता बेटा। ये महंगी चीज है। तो बेटा इसको कब लगाते हैं? उद्योगों में, जहां मुझे खपत कम करनी होती है। तो लिखो बेटा, इस विधि का प्रयोग उद्योगों में उद्योगों में उद्योगों में खर्च को कम करने के लिए किया जाता है। खर्च को कम करने के लिए, उद्योगों में खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि अपने को कभी बढ़ाना पड़ेगा, कभी घटाना पड़ेगा, तो इससे आसानी से हो जाएगा। उद्योगों को उद्योगों में खर्च को कम करने के लिए होता है होता है ताकि ताकि कम खर्च में कम खर्च में बड़े स्तर पर बड़े स्तर पर ओहो बड़े स्तर पर आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता के अनुसार क्या हो सके बेटा? गति नियंत्रण मिल सके। आवश्यकता के अनुसार, मान लो पेपर कम छापने तो कम मशीन चले, ज्यादा छापने तो ज्यादा मशीन चले, है ना? हाँ, तो आवश्यकता के अनुसार बड़े स्तर पर आवश्यकता के अनुसार गति नियंत्रण किया जा सके, गति नियंत्रण किया जा सके। ठीक है? हाँ, तो बेटा यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछनी चीटी से कैसे बना था आशियाना, उसमें तिनका उठाना पड़ता है। तो ये सारे वो पॉइंट है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और हर पॉइंट पे मैंने चर्चा की है। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, बाकी अन्य का सिर्फ नाम ध्यान में रखें और कुछ नहीं। ठीक है? तो देखो बेटा, तो ये क्या था? डीसी मोटर। ठीक है? कहाँ गया? हाँ, हाँ, तो बाकी का देखो, केवल नाम महत्वपूर्ण है बाकी का। इसका इसका और इसका केवल नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ठीक है? इनका और कोई काम नहीं है। ठीक है? अब बेटा जब आपको वार्ड लियोनार्ड पूरा समझ में आ चुका है, तो बेटा अब इसमें क्या होता है? ज्यादातर आपके आईटीआई जैसी परीक्षाओं के अंदर बेटा आपको परीक्षण यानी कि टेस्टिंग से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको टू द पॉइंट कुछ पॉइंट लिखाता हूँ, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है? तो लिखना बेटा, डीसी मशीन की परीक्षण की विधियां, डीसी मशीन की, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सिर्फ नाम ध्यान रखना। डीसी मशीन की डीसी मशीन की
परीक्षण की विधियां, परीक्षण की विधियां। और बेटा इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन। क्या कहते हैं बेटा? टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन। ठीक है। वैसे तो केवल नाम महत्वपूर्ण है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या छोटी मशीनों में इस तरह के परीक्षण करोगे क्या? नहीं। तो बेटा ये क्या है, बड़ी मशीनों के लिए उपयुक्त होता है। तो पहला लिखना, यह विधियां, यह विधियां सामान्यतः, सामान्यतः अब कोई राजा है वो कह दे नहीं भाई मैं तो मेरे छोटी का भी ऐसे ही करूंगा, तो कर भैया। लेकिन सामान्यतः क्या होता है बेटा, यह विद्या सामान्यतः केवल, केवल क्या होता है बेटा, बड़ी मशीनों के लिए होता है। बड़ी मशीनों में किया जाता है, बड़ी मशीनों में प्रयोग की जाती है, जाती है। कौन कौन सी अभी बताते हैं बेटा, डायरेक्ट टेस्ट, इनडायरेक्ट टेस्ट, वो अभी सब बता देंगे। ठीक है। अब सवाल आती है आप क्यों करते हैं? तो बेटा दक्षता निर्धारण के लिए, ताकि अपने को उसकी एफिशिएंसी पता चले। तो लिखना बेटा, इन विधियों द्वारा, इन विधियों द्वारा, द्वारा मशीन की, मशीन की प्रत्यक्ष तथा, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दक्षता निर्धारण में मदद मिलती है। दक्षता यानी कि एफिशिएंसी निर्धारण में, निर्धारण में क्या मिलती है बेटा? सहायता मिलती है, सहायता मिलती है। अब बेटा ये कौन कौन सी होती है, अपन टू द पॉइंट जानेंगे, ज्यादा अपन डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है। तो लिखो बेटा परीक्षण की विधियां, परीक्षण की विधियां। ठीक है। तो लिखो बेटा परीक्षण की विधियां। तो ये कुल मिला के बेटा परीक्षण की 3 प्रकार की विधियां होती है, लेकिन ये कोई वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा परीक्षण की विधियां, परीक्षण की विधियां। मैं सिंपल सा पॉइंट बताता हूं बेटा, ध्यान रखना। ठीक है। परीक्षण की विधियां, ठीक है। हाँ, एक होती है बेटा प्रत्यक्ष विधि और एक होती है बेटा अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है। हाँ, तो बेटा परीक्षण की कुल मिला के 2 विधियां होती है। ये वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा। कितनी होती है? तो 2 होती है। ठीक है। एक कौन सी होती है बेटा? एक को कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट टेक्सटिंग, प्रत्यक्ष विधि। और बेटा दूसरी क्या होती है? अप्रत्यक्ष विधि। दूसरी कौन सी हो जाएगी आपकी? अप्रत्यक्ष विधि, यानी कि इनडायरेक्ट। जैसा कि आपको ही पता है, प्रत्यक्ष में डायरेक्ट काम में हो गया, अप्रत्यक्ष में कुछ ना कुछ हम चीजें मानेंगे। अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो, ये अप्रत्यक्ष विधि भी बेटा क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है। एक कौन सी होती है बेटा अप्रत्यक्ष की विधि? एक होती है स्विनबर्न और एक होती है हॉपकिंसन। ठीक है। इसमें बेटा पहली क्या है? स्विनबर्न विधि, स्विनबर्न विधि। और बेटा इसके अंदर दूसरी विधि कौन सी होती है? हॉपकिंसन विधि। कौन सी होती है? हॉपकिंसन, हॉपकिंसन विधि, है ना बेटा। टू द पॉइंट चीजें लिखाऊंगा, क्योंकि चीजों का केवल और केवल बेटा आपसे छोटा छोटा पूछेगा, वो मैं आपको सब चीजें बता दूंगा। ठीक है। भरोसा रखो, चीजें आपसे आईटीआई की परीक्षाओं में बाहर नहीं होंगी। लिखो, सबसे पहले लिखो बेटा साधारण विधि, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। पहला लिखो ए। ए क्या है बेटा? साधारण विधि। ओहो, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। बेटा सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि सर बताओ इस प्रत्यक्ष विधि को क्या कहा जाता है? तो लिखना, यह साधारण विधि कहलाती है। यह साधारण विधि, यह क्या कहलाती है बेटा? साधारण विधि कहलाती है। नंबर 1 बात। अच्छा, सर प्रत्यक्ष विधि को साधारण विधि कहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा साधारण है और सीधे टेस्टिंग कर ली जाती है। ठीक है। अब बेटा क्या होता है? ठीक है, इसमें इसका, इसकी प्रमुख हानि क्या है बेटा? इसकी प्रमुख हानि क्या है बेटा? इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हानि का पैमाना बेटा स्थिर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टेस्टिंग हो रही है, कभी लोड बढ़ रहा है, कभी लोड घट रहा है। तो बेटा ध्यान रखना, इस प्रकार के परीक्षण में, डायरेक्ट पॉइंट लिखा रहा हूं बेटा, इस प्रकार
के परीक्षण में हानि जो होती है ना, यानी कि कह सकते हैं बेटा स्थिर हानि हानि का पैमाना कैसा होता है बेटा? अस्थिर होता है। ये लाइन ध्यान रखना बेटा। स्थिर हानि का पैमाना कैसा होता है? अस्थिर होता है, यानी कि फिक्स नहीं होता है, अस्थिर होता है। ठीक है? इस प्रकार में क्या होता है बेटा, जो आपके हानि का पैमाना या स्थिर हटाओ बेटा, सीधा-सा लिखो बेटा। इस परीक्षण में हानि का पैमाना बेटा क्या होता है? अस्थिर होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लोड की अस्थिरता। इसका कारण क्या है बेटा? लोड अस्थिरता है। लोड अस्थिरता है। बस इतना ध्यान रखना बेटा। भाई इसके अंदर जैसे ही आप डायरेक्ट टेस्टिंग करोगे, तो आप में लोड कभी बढ़ोगे, कब घटाओगे, तो बेटा उसमें क्या है, उसके सापेक्ष कॉपर हानियाँ चेंज हो जाएगी, आयरन हानियाँ चेंज हो जाएगी। अब ये क्या होती है, मैंने डीसी में पढ़ाया था, है ना? तो बेटा उसके हिसाब से ये क्या होता है, अस्थिर हानियाँ होती है। इसके कारण बेटा इसको क्या बोलते हैं, साधारण टेस्टिंग। ठीक है? हाँ। उसके अलावा अलग-अलग लोड के हिसाब से बेटा जब मोटर घूमेगी, तो उसका घर्षण टॉर्क भी अलग-अलग होगा, अलग-अलग होगा। क्योंकि क्योंकि अलग-अलग अलग-अलग लोड के सापेक्ष लोड के सापेक्ष घर्षण टॉर्क भी अलग-अलग होगा। अब घर्षण क्या है? वायु घर्षण वाला है ना? घर्षण टॉर्क भी क्या होगा बेटा? अलग होता है, अलग होता है। ठीक है? अतः ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है। अतः यह ज़्यादा उपयोगी नहीं है। ठीक है? पर है तो सही, बिल्कुल है। चलो बेटा अब अगला पढ़ते हैं दूसरा, अप्रत्यक्ष हानि में पहला पढ़ते हैं। कौन-सा है पहला नाम? स्विनबर्न टेस्ट। पहला कौन-सा है? स्विनबर्न। तो अप्रत्यक्ष में पहला क्या है बेटा? स्विनबर्न। जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है बेटा वही-वही लिखाऊँगा, ठीक है? स्विनबर्न टेस्ट, स्विनबर्न परीक्षण। ठीक है। सबसे पहले तो मेरी बात ध्यान रखना बेटा, इस स्विनबर्न को क्या बोला जाता है? अप्रत्यक्ष। और बेटा स्विनबर्न का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट टेस्ट। ध्यान रखना, सीधा पॉइंट लिखा रहा हूँ। बेटा इस परीक्षण को नो लोड टेस्ट भी कहा जाता है। इसे इसे नो लोड नो लोड परीक्षण भी कहा जाता है। सिर्फ नाम पूछता है बेटा, इसलिए ध्यान रखना, परीक्षण भी कहा जाता है। अब बताओ, जो नो लोड है उससे क्या ज्ञात करोगे? भई आपकी कोई मशीन है और उसमें लोड नहीं है, तो बेटा सारा फ्लक्स यहीं से जाएगा। तो बेटा इससे क्या ज्ञात होता है? कोर हानियाँ ज्ञात होती है। ठीक है? तो बेटा ध्यान रखना, इस विधि में नियत फ्लक्स इस विधि में बेटा क्या होता है? नियत फ्लक्स मोटर के लिए उपयुक्त किया जाता है। अब बताओ, जो नो लोड परीक्षण है, तो क्या इसको सीरीज़ के लिए यूज़ कर पाओगे? नहीं, क्योंकि सीरीज़ को तो लोड के बिना चलाते ही नहीं है। तो लिखना बेटा, क्योंकि क्योंकि सीरीज़ मोटर को सीरीज़ मोटर को कभी भी कभी भी बिना लोड चलाया नहीं जा सकता। बिना लोड चलाते नहीं हैं। अतः अतः यह टेस्ट सीरीज़ मोटर पर लागू नहीं होता। सीरीज़ मोटर ध्यान रखना बेटा, पर लागू नहीं होता तो नहीं होता। ठीक है? अब ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन में पूछेगा, इस विधि को नियत फ्लक्स मोटर के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब नियत फ्लक्स कौन-सी होगी? शंट मोटर के लिए। तो लिखना बेटा, इस विधि को नियत फ्लक्स अब नियत फ्लक्स मोटर कौन-सी होती है? शंट मोटर। नियत फ्लक्स, ये ध्यान रखना बेटा, नहीं शब्द। नियत फ्लक्स कौन-सी होती है? शंट मोटर। शंट मोटर के लिए मोटर शंट मोटर के लिए क्या माना जाता है बेटा? उपयुक्त माना जाता है। उपयुक्त माना
जाता है। बेटा ये पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ठीक है? अब बेटा इसका यूज़ कहाँ करोगे? इसका यूज़ करोगे लोडहीन अवस्था में तापमान वृद्धि को जाँच करने के लिए। तो बेटा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा देता हूँ। इस विधि के द्वारा के द्वारा क्या करोगे बेटा? जो नो लोड यानी कि लोडहीन, बेटा ये दोनों शब्द लिखे जा सकते हैं, लोडहीन अवस्था में अवस्था में क्या ज्ञात करने पे? बेटा तापमान वृद्धि ज्ञात करने के लिए प्रयोग में होता है। वृद्धि तापमान वृद्धि, ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा, तापमान वृद्धि को ज्ञात करने में करते हैं, ज्ञात करने में करते हैं। अब बेटा आपकी प्रत्यक्ष की दूसरी विधि आती है, वो हम पढ़ते हैं और फिर ये चैप्टर फिनिश। ये हो गया बेटा आपका स्विनबर्न टेस्ट और अब अंतिम पढ़ेंगे बेटा आप हॉपकिंसन टेस्ट। अब अंतिम पढ़ेंगे हॉपकिंसन टेस्ट। तो अब बेटा दूसरा है आपका हॉपकिंसन टेस्ट। दूसरा हॉपकिंसन हॉपकिंसन टेस्ट, ये बेटा आपका आखिरी टेस्ट है और इसको बेटा महत्वपूर्ण चीजों को हम लिख देते हैं। सबसे पहले तो बेटा इसका अन्य नाम पूछता है, तो इसे रीजनरेटिव टेस्ट भी कहते हैं। तो इसका नाम लिखो, इसे रीजनरेटिव, ठीक है? और क्या कहोगे बेटा? इसे बैक टू बैक टेस्ट, ठीक है? इसे रीजनरेटिव टेस्ट भी कहते हैं, इसे बैक टू बैक टेस्ट भी कहते हैं और बेटा इसका एक नाम और भी है, इसे हीट रन टेस्ट भी कहते हैं। इसे तथा हीट रन टेस्ट भी कहा जाता है। बेटा सीधे सीधे नाम पूछता है, मेरी बात ध्यान रखना, हीट रन टेस्ट भी कहा जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, जो आपको बुकों में नहीं मिलेगी, ठीक है? बहुत सही। अब बेटा जैसे ये नो लोड टेस्ट था ना, वैसे ये क्या है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा। अब मुझे बताओ शॉर्ट सर्किट में सारी करंट वाइंडिंग से जाएगी कि नहीं? तो बेटा ये कॉपर हानियों के लिए होता है। तो बेटा ध्यान रखना, इसे इसे शॉर्ट सर्किट परीक्षण भी कहा जाता है, परीक्षण भी कहा जाता है। ध्यान रखना बेटा, इसे क्या कहोगे? शॉर्ट सर्किट परीक्षण भी कहोगे। और बेटा ध्यान रखना, इसमें कितनी मशीनों की जरूरत होती है? इसमें कम से कम 2 मशीनों की, क्योंकि बैक टू बैक है भाई, 2 आपस में जुड़ेगी तभी तो कार्यक्रम होगा ना। हाँ, तो बेटा इसमें इस विधि में या अलग से लिख देता हूँ, इस विधि में कम से कम बेटा क्या? 2 मशीनों की जरूरत होती है, 2 मशीनों की जरूरत होती है। तो ये लीजिए साथियों, आपका मोटर पूरी तरह से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ध्यान रखना बेटा, ये सबसे बेस्ट तरीके से मैंने आईटीआई का कंप्लीट करा दिया है, ए टू जेड पॉइंट, ठीक है? इसलिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने साथ अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें और एक एक पॉइंट को समझना बेटा, क्योंकि ये मैटर बहुत कीमती है। अपने टीचर को भी ध्यान रखना और आप भी खुश रहे, ठीक है? भारत माता की जय, वंदे मातरम।